हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन अकेडमी। माई सेल्फ अनुकंपा देवी एंड मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम एंड सेट एग्जाम के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट। तो हम लोग आन अकेडमी पे भी डेली बेसिस पे क्लास करते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो से पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, आन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी कर लेना, अनुकंपा देवी सर्च करके फॉलो कर लेना, ठीक है। फिर बहुत सारे फ्री क्लासेस जिसका नाम है स्पेशल क्लास भी हम लोग करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो वो क्लास भी आप टाइम टू टाइम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी क्लास अनलॉक करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। मेरा नाम डाल देना अनुकंपा, डालने से आपका क्लास हो क्विज हो जो भी होगा अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये जो वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम आप लोगों ने अभी अटेंड किया, 2-3 दिन पहले ही हो चुका है ये एग्जाम। तो इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। अनऑफिशियल आंसर की रहेगा एंड इसमें से 98 या 99% आंसर आपको करेक्ट दिखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कैसा कैसा आंसर आपका मतलब ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिया जाता है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। Which one of the following should be considered as the first step of applying mixed method research? अगर आपको अप्लाई करना है तो इनका फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। हमें स्टेप्स फॉलो करना होता है, क्या है इनका फर्स्ट स्टेप्स। तो देखो फर्स्ट स्टेप्स में हमें ये कंफर्म करना होता है कि हम लोगों का जो रिसर्च वर्क है क्या वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च, क्या उसमें मिक्स मेथड रिसर्च हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या मिक्स मेथड रिसर्च से इनका आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो फिजिबिलिटी पहले हमें टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एसेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एसेंस का मीनिंग होता है बेसिक नेचर, कह सकते हो बेसिक नेचर, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिक नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्राटा बनाना, क्लासिफाई करना, है ना। मतलब इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी होता है इनका बेसिक नेचर, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं जिन प्याजे ने स्कीमाता, स्कीमाता बोल के जो वर्ड उन्होंने यूज किया था, इसका मीनिंग हम सबको पता है। इनका मीनिंग है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज मतलब हम अपने डेली लाइफ में जो भी मतलब हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। डेली लाइफ में कुछ न्यू चीजें देखा, जो भी देखा आपने, कुछ ऑब्जेक्ट्स देखा आपने, ठीक है। तो वो हम लोग अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जो जिसको बोला जाता है स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमाटा का मीनिंग क्या है? मतलब स्कीमाटा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। तो किसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब किसका, किसके बारे में नॉलेज हम लेते हैं? तो जो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो आंसर सी होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? हमें ये पता है कि पार्ट अप्रोच जो है, पार्ट टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये 3 टाइम एस्टिमेट फॉलो करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। एंड जो सीपीएम है, सीपीएम एक ही टाइम एस्टिमेशन देते हैं। इनको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये फॉलो करते हैं, ठीक है, एक ही टाइम एस्टिमेट ये देते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाएगा तो सी इज द करेक्ट आंसर। 3 टाइम एस्टिमेट होता है पार्ट में एंड नो कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट को नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कितने कम टाइम के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ रिसर्चर रिमेन्स क्यूरियस टू लर्न पीपल्स व्यू। एक रिसर्चर पीपल के व्यूज को जानना चाहते हैं, उनके स्टोरी को जानना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टोरी हो गया की पॉइंट। तो इस टाइप के रिसर्च को हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो संख्या फिलोसॉफी में हम लोगों ने पढ़ा था सत्व, रजस एंड तमस, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा था। रजस होता है एक्टिविटी प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड, एनर्जी प्रिंसिपल के साथ डील करते हैं। तमस नेगेटिविटी के साथ डील करते हैं। यहाँ पे रिटार्डेशन जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, तो तमस को इनके साथ रिलेट करेंगे, सत्व को मैनिफेस्टेशन के साथ रिलेट किया जाएगा, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रिटिकल पेडागोजी का कंसेप्ट सबको पता है, पॉलो फ्रेडी ने दिया था, है ना। एंड क्रिटिकल पेडागोजी का कंसेप्ट क्या है कि बच्चे को ये सिखाना है कि अगर
उनके सोसाइटी में या उनके घर में, उनके क्लासरूम में किसी भी तरीके का इनजस्टिस या डोमिनेशन अगर उन लोगों ने देखा है तो उनके अगेंस्ट वो लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, कि क्यों ऐसा इनजस्टिस हो रहा है। तो इसके बारे में मतलब क्रिटिकली वो लोग सोच पाए, तो इसके बारे में इस तरीके से उनको एजुकेशन देना चाहिए, वही होता है क्रिटिकल पेडागोजी, पॉलो फ्रेरी ने दिया था। अच्छा, यहाँ पूछा गया ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट में इनमें से क्या क्या होता है। ब्लेंडेड होता है मिक्सचर, मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं, जो ट्रेडिशनल टीचिंग है मतलब फेस टू फेस टीचिंग एंड जो ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मिक्सचर होता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना, ऑनलाइन लर्निंग में मेन एम क्या होता है कि बच्चा अपने स्पीड के अकॉर्डिंग सीख पाए, ठीक है, वो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, किसी को जल्दी समझ में आएगा तो वो जल्दी आगे बढ़ सकता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना, किसी को अगर दो बार तीन बार रिपीट करना है तो वो कर सकते हैं। तो हर एक बच्चा अपने स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं एंड टीचर लीड लेते हैं, टीचर मतलब गाइड के तरह रहते हैं। अगर कोई भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर वो ऑफलाइन क्लास में टीचर को पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है ब्लेंडेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से पढ़ सकते हैं। वन साइज फिट्स ऑल मतलब एक ही साइज सबके लिए फिट है, मतलब ये डायरेक्टेड टीचिंग के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि टीचर डायरेक्टेड, टीचर जिस तरीके से बोलेंगे सबको वही फॉलो करना होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड, तो ये इसीलिए नहीं होगा। तो 2 को एलिमिनेट कर देने से आपका आंसर आ ही जाएगा 1 एंड 4, ठीक है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं which of the following point is consistent with the social model of disability। अब ये social model क्या है, social model of disability ये है, ये मॉडल ये देखते हैं कि सोसाइटी में डिजेबल पीपल से रिलेटेड बैरियर्स क्या क्या है, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना जिसके वजह से डिजेबल पीपल आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है, तो उन बैरियर्स को रिमूव करना है, ये है सोशल मॉडल का मेन पॉइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि बी में दिया है कि हमें क्या करना है, वी नीड टू रिमूव बैरियर्स टू इनेबल इंडिपेंडेंस, जो डिसेबल पीपल है उन लोगों को भी हर एक जगह पे इक्वली वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जी पाए, तो उनके लिए भी, इसीलिए हमें सोसाइटी में जो कुछ भी बैरियर है उनको रिमूव करना है, ठीक है, तो ये पॉइंट सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आर लर्न, बच्चा जो डिसिप्लिन सीखते हैं, हम लोग जो डिसिप्लिन, हम लोगों ने डिसिप्लिन सीखा है, कैसे सीखा है, वो कौन से करिकुलम के पार्ट है। रिटन करिकुलम होता है, फॉर्मल करिकुलम जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है। कोवर्ट करिकुलम होता है, हिडन करिकुलम, इसको हम लोग मतलब ये हम लोग का इंटेंशन नहीं होता है लेकिन बच्चा सीख जाते हैं, वो होता है। वैसे ये क्लास हम लोगों ने डिटेल में लिया है, बाद में भी और क्लास ले लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिसिप्लिन हम लोग इसका आंसर आपका बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सोसाइटल करिकुलम होता है, जैसे कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी के अपने नेबर्स से कुछ सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं, मतलब जो इनफॉर्मल लर्निंग जो होता है, ठीक है, वो सोसाइटल करिकुलम का पार्ट है। तो बहुत बार डिसिप्लिन हम इनफॉर्मली भी सीखते हैं। तो एंड कोवर्ट करिकुलम भी हिडन करिकुलम है, यहाँ पे भी बहुत कुछ हम दूसरों से सीखते हैं, ऐसा ही मीनिंग है इसका भी। तो इसका आंसर कोवर्ट करिकुलम होने का चांस ज्यादा है, लेकिन सोसाइटल करिकुलम भी हो सकता है, बी एंड डी में से आंसर होगा इनका। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज डाटा। हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं रिसर्च में, जब हम लोग डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, उन डाटा में हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। तो हम लोग डाटा कौन से वेरिएबल का कलेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें हमें क्या देखना होता है, हम लोग के रिसर्च में कोई इंडिपेंडेंट एंड कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमें देखना होता है इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे। तो डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हमें देखना है, तो हम डिपेंडेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड बाकी सब वेरिएबल भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, अगर आप लोगों को फिर भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं क्लास लेके आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये किसने बोला था, द ऑप्रेस्ड मेजोरिटीज शुड अवेल, ऑप्रेस्ड मतलब जिनको सप्रेस किया जाता है, दबा के रखा जाता है, तो ये पॉलो फ्रेरी ने बोला था। इन्होंने एक बुक ही लिखा था, द पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बोल के, जिनमें इन्होंने लिखा था कि जो सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको दबा के रखा जाता है, ठीक है, किसी के अंदर वो लोग उन लोगों को रहना पड़ता है, तो उन लोगों को भी अपने
हक के लिए लड़ाई करना चाहिए, अपने हक के लिए, मतलब उनको जो अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन या डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पोलो फ्रेरी ने बोला था। Which one of the following is not a part of the Galloway system? हम सबको ये पता है, गैलोवे एंड फ्लेंडर दोनों में 10 कैटेगरीज है, जिसमें से टीचर टॉक कैटेगरी है, स्टूडेंट टॉक कैटेगरी है, साइलेंस एंड कंफ्यूजन का भी कैटेगरी है, लेकिन ऐसा कैटेगरी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 14, गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, हमें सबको पता है, ये पूछा है आपको, गार्डनर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि द की इन्फॉर्मेंट, की मतलब मेन, ठीक है, मेन इन्फॉर्मेंट मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो फ्रेज है, इसको फ्रेज मान लो कि की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक, इसमें जो ये की इन्फॉर्मेंट यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि की इन्फॉर्मेंट का मीनिंग होता है कि हमें इंफॉर्मेशन कौन से सोर्स से हमें मिल रहा है, कौन हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है की इन्फॉर्मेंट का मीनिंग। तो इसी हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, आई थिंक आंसर बी होना चाहिए। डी भी थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा सुइटेबल मुझे सोर्स बोल के दे दिया गया, तो आंसर बी ही होना चाहिए, ठीक है। बाद में देखते हैं क्या आंसर देते हैं। अच्छा, देन एफिशिएंसी ऑफ एनी रिसर्च टूल, हमें पता है कि एक रिसर्च टूल को अच्छा रिसर्च टूल कब माना जाता है, जब ये रिलायबल भी होता है, वैलिड भी होता है, ठीक है, दोनों होने से अच्छा होता है। एंड हमें ये भी पता है कि अगर एक टूल वैलिड है तो वैलिडिटी इम्प्लाइज रिलायबिलिटी, मतलब वैलिड होने से ऑटोमेटिकली रिलायबल भी होते हैं। तो अगर हम वैलिडिटी को ले लेते हैं तो रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी ऑप्शन को लेंगे, वैलिडिटी ले लिया तो रिलायबिलिटी आ गया, साथ साथ यूजेबिलिटी जिसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता है। द फोर्सेज दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में कौन अफेक्ट करते हैं। तो देखो, जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं, जब करिकुलम बनाते हैं, तो हम स्टूडेंट लर्नर्स के नीड को देखते हैं, सोसाइटी के नीड को देखते हैं, है ना, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। मतलब स्टूडेंट के साइकोलॉजी देखते हैं एंड सोशियोलॉजी पार्ट देखते हैं, मतलब सोसाइटी के नीड देखते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। तो ये तीनों रिलेटेड है करिकुलम डेवलपमेंट के साथ, एंड ये तीनों किसके अंदर आते हैं, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेसिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन क्वालिटी का होना चाहिए, ये किसने बोला था, किसका रिकमेंडेशन है। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स विथ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो जिनका डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन लोगों का आईक्यू में भी प्रॉब्लम होते हैं, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होते हैं उनमें, ठीक है। यह बोला गया कि उनके आईक्यू ना मॉडरेट लेवल से सीवियर लेवल तक जाते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल एंड सीवियर लेवल दोनों को अगर कंबाइन करके बोला जाएगा तो फिर आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों का एरर, मतलब कभी कभी मिस्टेक होना भी जरूरी होता है, क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। जब मिस्टेक होता है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि क्यों मिस्टेक हुआ, कहाँ पे गलती हुआ, है ना, वो समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो और भी अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए 21 NEP 2020 recommends the following colleges to primarily focus, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से कॉलेजेस का मेन फोकस होगा अंडर ग्रेजुएट टीचिंग, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे टीचिंग कैसा है, इसमें कौन फोकस करेंगे। तो इसका आंसर एफिलिएटेड कॉलेजेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। तो ब्लैक एंड मॉर्टन का यूनिट 9 में ब्लैक एंड मॉर्टन का मैनेजरियल ग्रिड मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें ये बोला था ब्लैक एंड मॉर्टन ने कि हम एक मैनेजर का दो मेन कंसर्न होता है, एक होता है कंसर्न फॉर पीपल, एक होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो ये कंसर्न फॉर पीपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका मेन टाइटल क्या था, तो इनका टाइटल है ये टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इनको मैच करना है, बहुत इजी है, आप लोग कर पाओगे। विलियमसन ने दिया था
रोजर ने दिया था नॉन डायरेक्टिव, विलियमसन ने दिया था डायरेक्टिव, थॉर्न ने दिया था इक्लेक्टिक, है ना, एंड फ्रॉइड ने दिया था फ्री एसोसिएशन। तो इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाता है सी, 24 का आंसर है सी। 25 हु गेव द कंसेप्ट, दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विगोत्स्की ने दिया था, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, बच्चों का जो ओवरऑल अचीवमेंट होते हैं, है ना, वो उसको पोर्टफोलियो में लिखा जाता है एंड उसको एसेस करते हैं, मतलब बच्चों का जो इसको इसीलिए एक असेसमेंट टूल के तरह हम यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। एंड फिर यहाँ पे स्टूडेंट के वर्क्स रहते हैं, उनके अचीवमेंट, उनके उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। एंड फिर बच्चे को हम ओवर अ टाइम पीरियड हम उनको उनके लर्निंग को एसेस कर सकते हैं, कितना सीखा बच्चों ने, ठीक है, उनके अचीवमेंट क्या है देख सकते हैं। लेकिन आंसर शीट नहीं रहते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंटेन्स आंसर शीट, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है पूछा था, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 27 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 21A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, ठीक है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के साथ रिलेटेड कौन सा है, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि रिइंफोर्समेंट देके हम बच्चों के बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्मॉल सैंपल मीन, हमें ये पता है कि अगर दो स्मॉल सैंपल को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, टीचर चाहते हैं कि बच्चों का बच्चे आगे बढ़े, ठीक है, उनका हर तरीके का उनके अंदर हर तरीके का डेवलपमेंट हो, ऐसा चाहते हैं वो। तो फिर वो क्या करेंगे, डिस्कवरी को प्रमोट करेंगे, वो बच्चे को खुद से करने के लिए देंगे, ताकि उन लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग, उनका लॉजिकल एबिलिटी, ये सब कुछ डेवलप हो पाए, ठीक है। और बाकी ये तीनों अल्टीमेटली नेगेटिव ही है, ठीक है, डिस्करेज करना, रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट देना, रिपीटेशन, ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक रिलेटिंग टू, पार्ट किसके साथ रिलेटेड है, तो देखो पार्ट हमें पता है कि पार्ट ये देखते हैं कि कितने कम टाइम के अंदर हम प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं, पार्ट इससे रिलेटेड है। फिक्स टाइम या फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में नहीं कहा है, तो आपका ये होना चाहिए ये डेवलपिंग पॉलिसीज एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट एंड टाइम दोनों दिया, लेकिन पार्ट एक्चुअली टाइम को देखते हैं, तो इसी हिसाब से आंसर सी ही होना चाहिए, शायद सी और डी में से हो सकता है, लेकिन डी में कॉस्ट एंड टाइम दोनों दिया, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि सी आंसर होना चाहिए इनका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अगर एक टेस्ट आपने लिया था, ठीक है, स्टूडेंट का टेस्ट लिया, साइंस अचीवमेंट टेस्ट, उनमें टोटल क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे। अभी अपने क्वेश्चन बढ़ा दिया, हमें ये पता है कि जितना नंबर ऑफ आइटम्स जितना इंक्रीज कर देते हैं, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते हैं कि नहीं, इसके बारे में प्रॉपर मेंशन नहीं है, तो आंसर सी एंड डी में से होना, सी आंसर होना चाहिए इनका, ठीक है। आप लोग कमेंट करना आपको क्या लगता है। हु इंसिस्टेड एक्यूमुलेटेड विजडम, एक्यूमुलेटेड मतलब एक्वायर किया हुआ, एक्वायर किया हुआ मतलब जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ये किसने बोला कि टीचर जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये डेंग एंड ल्यूक होना चाहिए, क्योंकि डेंग एंड ल्यूक ने डीपीई दिया था, डीपीई मतलब डिसिप्लिनरी अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, एक्सपीरियंशियल, तो एक्सपीरियंस इनके यहाँ पे लिखा है, एक्सपीरियंस कि टीचर एक्सपीरियंस के जरिए भी सीखते हैं, तो आई थिंक आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर, रिसीवर ने कुछ रिएक्शन दिया, मतलब सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को मैसेज मिला, वो कुछ रिएक्शन दिया उस मैसेज का, मतलब वो फीडबैक दे रहे हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट 9 में, इसका ईयर है 97, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टीचर एडुकेशन का क्वालिटी अगर इम्प्रूव करना है, टीचर एडुकेशन मानो कि बीएड का अगर क्वालिटी इम्प्रूव करना है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर एडुकेटर्स है, मतलब जो बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी होना पड़ेगा, तभी तो वो ट्रेनिज को उसी तरीके से सिखा पाएंगे, क्वालिटी का एडुकेशन दे पाएंगे, है ना।
द टर्म सोशल लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सोशल लर्निंग टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये बिहेवियरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट, अल्पोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है इन्होंने पर्सनालिटी के 3 टाइप्स दिया था, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट। देन ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ओवर एन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका यहाँ पे दिया है ना 3, एंड एन है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे 64 है, तो 64 मतलब 8 आ गया, तो 3 को 8 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.375, ऐसा आ जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.38 लिख सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, फैमिली वर्ड, फैमिलिया वर्ड से आया है, फैमिलिया एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीसेस क्राइटेरिया, प्रीसेस क्राइटेरिया होता है जैसे कि हम लोगों ने टीचर इवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 क्राइटेरिया पढ़ा है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोसेस क्राइटेरिया, प्रीसेस क्राइटेरिया। मतलब अगर आप किसी टीचर को इवैल्यूएट करना चाहते हो तो फिर इन 3 बेसिस पे कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट मतलब स्टूडेंट के रिजल्ट्स, स्टूडेंट के रिजल्ट्स अगर अच्छा होगा तो हम मान लेते हैं कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा, है ना, टीचर अच्छा है, तो इस तरीके से भी टीचर को इवैल्यूएट किया जा सकता है। नहीं तो प्रोसेस देख के, अगर आप किसी टीचर के वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसा मेथड वो उन्होंने यूज किया है, प्रोसेस अगर उनका देखोगे उसी हिसाब से भी आप टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हो। या फिर प्रीसेस, जब आपको नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट्स को ये टीचर इन्होंने कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनका रिजल्ट कैसा है, ये आपको अगर नहीं पता, एंड कैसे वो पढ़ाते हैं वो भी आपको नहीं पता, तो आप किस बेसिस पे उनको इवैल्यूएट कर सकते हो, उस टीचर के पर्सनालिटी के बेसिस पे। ठीक है, उनका पर्सनालिटी कैसा है, उनका क्वालिफिकेशन कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना ट्रेनिंग है, क्या क्या ट्रेनिंग उन्होंने लेके रखा है, इन सब के बेसिस पे हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टीचिंग स्टाइल देख के इवैल्यूएट करना वो प्रोसेस क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपको कौन सा नहीं है पूछा, तो डी प्रीसेस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीएचडी लेवल वर्क, पीएचडी लेवल वर्क अगर आप पीएचडी कर रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा बिब्लियोग्राफी एंड एंड नोट। ठीक है, क्योंकि एंड नोट एंड फुट नोट अल्टीमेटली सिमिलर टाइप का ही है, इससे रिलेटेड हम क्लास ले लेंगे। चलो, फुट नोट हर एक पेज में दिया जाता है एंड एंड नोट लास्ट में एंडिंग में दिया जाता है, तो फिर ये दोनों अल्टीमेटली सिमिलर टाइप का हो गया, तो इसीलिए एक साथ ये दोनों नहीं होगा। एंड बिब्लियोग्राफी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिब्लियोग्राफी आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ आप एंड नोट भी दे सकते हो, एंड एंड नोट देने से भी बिब्लियोग्राफी देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंड नोट दे दिया तो बिब्लियोग्राफी नहीं देने से भी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following contributes subjective reality in संख्या फिलोसफी? अच्छा, इसका आंसर आप लोग देखना, पुरुषा तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, क्योंकि पुरुषा तो चेंज नहीं होता है ना, ये फिक्स्ड रहते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ डील करते हैं। प्रकृति डायनामिक होते हैं, प्रकृति चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है प्रकृति आंसर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है ईगो भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ईगो मतलब किसी का ईगो, किसी के अहंकार, अहंकार किसी के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सब के साथ डील करते हैं ना, तो सबका अलग अलग, सब लोग अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, तो इस तरीके से भी ईगो भी आंसर हो सकता है। अगर ईगो आंसर हुआ तो नॉन ऑफ द अबव वाला आंसर हो जाएगा, और प्रकृति भी अगर प्रकृति हुआ तो तब प्रकृति ही है। तो ये थोड़ा देख लेना, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एक बार। एकलव्य, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर टू इम्पार्ट एडुकेशन, ये स्कूल किस टाइप के एडुकेशन देते हैं, तो ये एक्चुअली एसटी पीपल के लिए है, एसटी स्टूडेंट्स के लिए है, जो 6 to 8 स्टूडेंट, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उनको क्वालिटी का एडुकेशन देना है, तो इस हिसाब से ये सब कुछ आंसर में हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, एक करिकुलम इफेक्टिव है या नहीं वो कब पता चलेगा, जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, है ना, तब पता चलेगा। एज पर NEP 2020 ABC विल डिजिटली स्टोर, ABC क्या होता है, ABC होता है एकेडमिक, जो ये क्रेडिट होता है ना,
एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट, है ना। तो फिर एबीसी क्या करते हैं, एबीसी डिजिटली स्टोर करते हैं, ये डिजिटली स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करेंगे, क्रेडिट को, सी का मीनिंग क्रेडिट ही है ना, तो क्रेडिट को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट वाला होगा, क्रेडेंशियल वाला नहीं होगा, क्रेडिट को स्टोर करेंगे। तो आंसर इनका बी होना चाहिए, क्योंकि ये किसी सिलेक्टेड ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो क्रेडिट मिलेगा बच्चों को वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड वाला होना चाहिए। तो 46 का बी आंसर होना चाहिए। 47 का देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोज्ड बाय डेंग एंड लिव, बहुत इजी क्वेश्चन, डीपीई, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल। देन 48, अ चाइल्ड इज एवरेज इन अचीवमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक बच्चा है वो उनका अचीवमेंट एवरेज है, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, और साइंटिफिक एप्टीट्यूड लेकिन उनका कम है। तो एक ही स्टूडेंट के बारे में बोला गया, तो आई थिंक आंसर विल बी बी, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। एक ही पर्सन में जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंस के बारे में बोला जाएगा तो फिर इंट्रा वाला आना चाहिए। इंटर तो अगर किसी बच्चे को अदर बच्चों के साथ कंपेयर किया जाएगा तो इंटर वाला आएगा। तो यहाँ पे खुद के साथ ही एक बच्चे के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेट के बारे में बोला जा रहा है, तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आना चाहिए। One of the educational implication of realism for the teachers is to keep in mind the following। एक टीचर जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उनको अपने माइंड में क्या रखना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक लर्नर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रियलिज्म में सब कुछ लर्नर को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए दिया जाएगा ना, ये लोग साइंटिफिक अप्रोच को मानते हैं, तो किस तरीके से उन लोगों को डिस्कवर करने के लिए दिया जाएगा, क्या क्या किस टाइप का एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा, वो लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ऐसा होना चाहिए आई थिंक। तो नेचर ऑफ द लर्नर देख लेना चाहिए। विच वन ऑफ द which type of assessments are conducted during the teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस टाइप का असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो टीचिंग ड्यूरिंग, ड्यूरिंग बोला ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। समेटिव तो एंड में होता है, तो समेटिव वाला नहीं होगा। प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग में होता है कि जब उनको एडमिशन दिया जाता है उसी टाइम प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है कि इस कोर्स के लिए ये बच्चा सुइटेबल है कि नहीं, इनको एडमिशन देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो फिर फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक वाला होगा, ठीक है। चलो ये वीडियो यहाँ तक ही खत्म करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक प्रोबेबल आंसर्स डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 51 से लेके 100 तक हम डिस्कस करेंगे। अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड अगर आपको कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ये डालने से आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा, आप कोई भी क्लास हो क्विज हो देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।